नमस्कार विद्यार्थियों। मेरा नाम डॉक्टर चंद्र प्रकाश शर्मा है और मैं हिंदी का सहायक प्रोफेसर हूँ। आज मैं आपको हिंदी भाषा और उसके उद्भव और विकास के बारे में बताने जा रहा हूँ। भारत में प्रमुख रूप से आर्य परिवार और द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। उत्तर भारत में आर्य भाषा परिवार और दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार प्रचलित है। उत्तर भारत में आर्य भाषाओं में सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। संस्कृत में वेदों की रचना की गई है और ईसा से लगभग 1500 वर्ष पूर्व की भाषा संस्कृत को माना जाता है। भारतीय आर्य भाषाओं के काल को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। मोटे तौर पर इसका 3 कालों में विभाजन किया गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल जो कि 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक है। मध्य भारतीय आर्य भाषा काल जो कि 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईसा तक है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल जो कि इसका तीसरा भाग है, जो कि 1000 ईस्वी से अब वर्तमान तक चल रहा है। सबसे जो पहला भाग इसका हमने बांटा है वो है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल। प्राचीन आर्य भाषा काल में किस प्रकार की भाषाएं थी और कौन कौन सी उसकी विशेषताएं थी, इसके बारे में यदि हम देखें तो हमें पता लगता है कि इस काल में वैदिक संस्कृत सर्वप्रथम जो भाषा बनकर हमारे सामने आई वह थी वैदिक संस्कृत, और उससे लौकिक संस्कृत का विकास हुआ। वैदिक संस्कृत वेदों की भाषा थी और अगर कठिनाई की दृष्टि से देखा जाए तो जो उसकी क्लिष्टता का स्तर था वह जो लौकिक संस्कृत है उससे कहीं अधिक था। वैदिक संस्कृत में 4 वेदों की रचना हुई। ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद इसी काल में लिखे गए। ऋग्वेद संस्कृत का प्राचीनतम ग्रंथ है। ऋग्वेद के अतिरिक्त यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन 4 वेदों की रचना इसी कालखंड में हुई है। वैदिक संस्कृत के पश्चात लौकिक संस्कृत का विकास हुआ, जो कि वैदिक संस्कृत से ही कुछ भाषाई विशेषताओं को अलग करते हुए हमारे सामने आती है। लौकिक संस्कृत में रामायण और महाभारत आदि प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना हुई। प्राचीन आर्य भाषा की कुछ हम विशेषताओं को यदि देखें तो उनमें से हमारे सामने निम्नलिखित विशेषताएं आती हैं। एक तो इस काल की जो भाषाएं थी वो सब योगात्मक थी, यानी कि विभक्ति चिन्हों को जोड़ करके लिखा जाता था, और आगे चल करके जिन भाषाओं का विकास होता है वो हम आगे की स्लाइड में देखेंगे भी कि वो वियोगात्मक होती चली जाती हैं। प्राचीन आर्य भाषा काल की दूसरी विशेषता, शब्दों के धातु रूप सुरक्षित थे, यानी कि जो मूल धातुएं थी वो बिल्कुल सुरक्षित थी। उनमें विकार बहुत कम उत्पन्न हुए थे और वो शब्द पूरी तरह सुरक्षित हमें मिलते हैं। भाषा में संगीतात्मकता थी। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत दोनों की यह विशेषता रही है कि उनके जो छंद विधान हैं वो इस प्रकार के हैं कि उन्हें संगीत के साथ गाया जा सकता है। एक अगली विशेषता ये है कि पदों का स्थान निर्धारित नहीं था। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में पदों को अपने स्थान से अदला बदला जा सकता था, उनका कोई निश्चित स्थान नहीं था। तत्सम शब्दों की प्रचुरता भी इस कालखंड में मिलती है, क्योंकि संस्कृत की जो मूल विशेषता है वह तत्सम शब्दों को लेकर के चलने की रही है। मध्य भारतीय आर्य भाषा काल यदि हम देखें, दूसरा जो हमने विभाजन किया है, एक तो प्राचीन आर्य भाषा काल और दूसरा है मध्य भारतीय आर्य भाषा काल। मध्य भारतीय आर्य भाषा काल 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक लगभग इस अवधि में फैला हुआ है, और इस मध्य भारतीय आर्य भाषा काल में भी 3 भाग हम बांटते हैं। पहला है पाली भाषा जो 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक है। दूसरी जो भाषा जिसका विकास हुआ वो है प्राकृत भाषा जो कि 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक है। अपभ्रंश भाषा जो इसका तीसरा भाग है वह 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक है, और 1000 ईस्वी के पश्चात तीसरा जो काल हमने बांटा था वो है आधुनिक आर्य भाषा काल, वो 1000 ईस्वी के पश्चात प्रारंभ होता है। तो मध्य भारतीय आर्य भाषा काल में हमने 3 भाग किए हैं, जिनमें पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, इन 3 भाषाओं का मूलतः विकास हुआ है। पाली भाषा की यदि हम विशेषताओं को देखें तो पाली को मागधी भी कहा जाता है।
यह बौद्ध साहित्य की भाषा है, यानी कि बौद्ध धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। और मागधी कहने के पीछे इसके यह बिंदु महत्वपूर्ण है कि यह मगध साम्राज्य के संरक्षण में इसका बहुत अधिक विकास हुआ। बौद्ध साहित्य से संबंधित त्रिपिटक पाली भाषा में लिखे गए हैं। पिटकों के नाम यदि हम देखें तो अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक, ये जो बौद्ध भाषा के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं वो इस पाली भाषा में लिखे गए हैं। प्राकृत तत्कालीन समाज की बोलचाल की भाषा रही है, यानी कि प्राकृत में उस समय जब संस्कृत भाषा में या पाली भाषा में जब साहित्य लिखा जा रहा था तो प्राकृत को उतना स्थान नहीं मिला। लेकिन जो संस्कृत के नाटकों में जो निम्न पात्र या अधम पात्र जो रखे जाते थे, जो समाज के निचले तबके से माने जाते थे, उनकी जो भाषा थी, उनकी जो बोली थी वह प्राकृत थी। जैन साहित्य पूरा प्राकृत भाषा में लिखा गया है। प्राकृत के भी और आगे भेद होते हैं, यानी कि इसकी अन्य बोलियां भी विकसित हुई, जिनमें सौरसेनी प्राकृत, पैसाची प्राकृत, महाराष्ट्री प्राकृत और अर्धमागधी प्राकृत और मागधी प्राकृत, इस तरह से इसके 5 आगे अन्य विभाषाएं भी तैयार हुई हैं। तीसरी जो भाषा तैयार होती है मध्य आर्य भाषा काल में, वह है अपभ्रंश। अपभ्रंश का जो शाब्दिक अर्थ है वह होता है बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ। इसका अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नामकरण किया है। बहुत सारे लोगों ने, किसी ने इसको अवहट कहा है, किसी ने अवहट कहा, अवहथ भी इसका नाम सुनने में मिलता है, देसी भाषा, देश भाषा, इस तरह के नाम हमें इसके लिए पुकारे गए हैं। यह सामान्य बोलचाल की भाषा रही। पंडितों की दृष्टि में यह भाषा बहुत बिगड़ी हुई मानी जाती है, इसलिए इसे अपभ्रंश नाम दिया गया है। उदय नारायण तिवारी ने अपनी पुस्तक हिंदी भाषा का उद्गम और विकास में इसका प्रारंभ लगभग 700 ईस्वी के आसपास माना है। भोलानाथ तिवारी ने इसे 500 ईस्वी से अपभ्रंश का विकास माना है। अपभ्रंश का साहित्य यूँ तो लगभग 12वीं शताब्दी तक भी प्राप्त होता है, पर इसका जो समय नियत किया गया है वह लगभग 1000 ईस्वी तक माना गया है। 1000 ईस्वी के पश्चात हमें हिंदी के या पुरानी हिंदी के कुछ तत्व दिखाई देने लग जाते हैं और हिंदी भाषा के विकास को प्रारंभ मान लिया जाता है। यदि हम आर्य भाषाओं के इस विकास क्रम को देखें तो हमें यह श्रृंखला दिखती है जो आपके स्क्रीन पर है। वैदिक संस्कृत सर्वप्रथम हमारे सामने आती है, जो कि लगभग 1500 ईसा पूर्व, यानी ईसा के जन्म से भी 1500 वर्ष पूर्व की मानी जाती है, जो कि बहुत ही प्राचीन भाषा है और वेदों की भाषा मानी गई है। उस वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत का प्रादुर्भाव होता है और लौकिक संस्कृत से आगे बढ़ते हुए पाली, पाली से प्राकृत और प्राकृत से अपभ्रंश। यह क्रम हमें भाषाओं के विकास का दिखाई देता है कि वैदिक संस्कृत से चलते हुए हम अपभ्रंश तक पहुंचते हैं 1000 ईस्वी तक। 1000 ईस्वी के पश्चात पुरानी हिंदी के कुछ तत्व हमें दिखाई देने लगते हैं और धीरे धीरे हिंदी का विकास होता है। अपभ्रंश भाषा से यदि हम अन्य विभाषाओं के या आर्य भाषाओं के विकास को क्रम को देखना हो तो यह एक सारणी हमें देखनी होगी। इसमें देखिए, सौरसेनी अपभ्रंश से 5 अपभ्रंश भाषा से 7 इसके क्षेत्रीय रूप विकसित हुए, जिसमें सौरसेनी अपभ्रंश, पैसाची अपभ्रंश, ब्राह्मण अपभ्रंश, खस अपभ्रंश, महाराष्ट्री अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश और मागधी अपभ्रंश, ये 7 क्षेत्रीय रूप हमें दिखाई देते हैं। इन 7 में से भी कई प्रकार की आर्य भाषाओं का जन्म हुआ, जिनमें सबसे पहली सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती, इन 3 आर्य भाषाओं का विकास होता है, जो आगे चल करके हिंदी के
रूप को विकसित करने में बड़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होती है। पैसाची अपभ्रंश से पंजाबी और लहंदा, ब्राचड़ अपभ्रंश से सिंधी, खस अपभ्रंश से पहाड़ी, महाराष्ट्री अपभ्रंश से मराठी, अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी, मागधी अपभ्रंश से बिहारी, उड़िया, बंगला और असमिया। इस प्रकार से अपभ्रंश से ये क्षेत्रीय आर्य भाषाएं विकसित होती हैं, जिनमें से पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी मिलकर के आगे हिंदी भाषा के विकास में बड़ी ही निर्णायक साबित होती हैं। हिंदी और अपभ्रंश के संबंध की यदि बात की जाए या महत्वपूर्ण अंतरों को देखा जाए तो हमारे सामने ये कुछ बिंदु निकल के आते हैं। अपभ्रंश का प्रयोग यद्यपि 12वीं शताब्दी तक होता रहा है, जैसा कि मैंने पहले बताया, लेकिन 1000 ईस्वी तक आते आते हिंदी बोलचाल की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो गई। यानी कि 9वीं शताब्दी के अंत तक हमें हिंदी के शब्दों का मिलना प्रारंभ हो जाता है, हिंदी की प्रवृत्ति दिखाई देने लग जाती है और धीरे धीरे बोलचाल और साहित्य में भी हिंदी का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। तो लगभग यह एक मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि 1000 ईस्वी के आसपास हिंदी का विकास प्रारंभ हो गया है। अपभ्रंश में प्रयुक्त शब्दों को हिंदी में ग्रहण कर लिया गया। दूसरी विशेषता यह रही कि अपभ्रंश में जो शब्द संस्कृत से तत्सम शब्दों से टूट करके जो विकसित हुए थे, उन्हें हिंदी में अच्छी तरह से ग्रहण कर लिया गया और हिंदी का जो रूप विकसित हुआ है वह अपभ्रंश के बहुत अधिक नज़दीक माना जाता है। भाषा की जो प्रकृति होती है वह सदैव कठिनता से सरलता की ओर की रही है और यही हिंदी के साथ भी है। संस्कृत में जहाँ 3 वचन और 3 लिंग होते थे, हिंदी में 2 वचन और 2 लिंग रह गए। संस्कृत के 24 रूपों के स्थान पर हिंदी में 2 ही रूप रह गए। जैसे कि संस्कृत में आपने राम शब्द के रूप पढ़े होंगे, 7 विभक्तियाँ और एक संबोधन सहित 8 होते हैं और 8 के 3 वचनों के हिसाब से 24 रूप बन जाते हैं। लेकिन हिंदी में अब केवल 2 प्रकार के ही रूप बने रहे। हिंदी में अब 2 ही रूप रह गए, एक मूल रूप और विकारी रूप। यानी शब्दों के 2 रूप प्रचलित रहे, जिनमें या तो शब्द मूलतः मूल रूप में प्रयुक्त होगा या फिर उसका विकारी या त्रियक रूप प्रयुक्त होगा। संस्कृत की जो प्रकृति थी उसे छोड़ करके हिंदी अब अपभ्रंश के तरह आगे बढ़ने लगती है। अपभ्रंश की तरह हिंदी भी वियोगात्मक भाषा बनी। संज्ञा, सर्वनाम, कारक रूपों के लिए जो कारक चिन्ह लगाए जाते थे अब उन्हें अलग से लगाया जाने लगा। यानी कि विभक्ति चिन्हों की लगाने की जो प्रकृति थी वह हिंदी ने बदल दी। अब उन्हें बिल्कुल अलग स्पेस देते हुए लगाया जाता है। यानी संस्कृत में जो शब्दों के रूप थे वो जोड़ करके लिखे जाते थे और जोड़ करके ही लगाए जाते थे, अब वो हिंदी में अलग लगाए जाने लगे। हिंदी भाषा की उत्पत्ति मूलतः शौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है, किंतु हिंदी का पूर्ण विकास करने में अपभ्रंश के कई रूपों का योगदान रहा है। यदि हम इसे देखें तो पश्चिमी हिंदी, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपभ्रंश की स्लाइड में बताया था कि उससे शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास होता है, तो इस पश्चिमी हिंदी के भी 5 जो बोलियां या भाषाएं, विभाषाएं हमें दिखाई देती हैं, वो हैं खड़ी बोली, ब्रज भाषा, बुंदेली, हरियाणवी और कन्नौजी। इन 5 बोलियों के मिश्रण को या 5 बोलियों के प्रकार को हम पश्चिमी हिंदी कहते हैं। पश्चिमी हिंदी इसलिए कहा जाता है कि यह भारत के पश्चिमी प्रदेश में बोली जाती हैं और इनका विकास पश्चिमी क्षेत्रों में हुआ है। शौरसेनी अपभ्रंश का ही एक दूसरा रूप जो विकसित हुआ वो है पूर्वी हिंदी। इस पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां विकसित होती हैं, बघेली, अवधी और छत्तीसगढ़ी। इन 3 भाषाओं के मिले जुले रूप को पूर्वी हिंदी कहा जाता है। यह पूर्वी प्रदेशों में विकसित हुई हैं, इसलिए इसे पूर्वी हिंदी कहा गया है। एक तीसरी जो भाषा अपभ्रंश से विकसित हुई, शौरसेनी अपभ्रंश का रूप है, उसमें राजस्थानी के 4 भाग हमें दिखाई देते हैं। 4 प्रकार की भाषाएं राजस्थानी में सम्मिलित होती हैं, जिसमें मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती और मालवी, ये 4 भाषाएं
हिंदी के विकास में आगे चल कर के योगदान देती हैं। अपभ्रंश से ही विकसित एक अन्य क्षेत्रीय आर्य भाषा है जिसका नाम है पहाड़ी। पहाड़ी के 3 जो विभाषाएं हैं, 3 बोलियां हैं, वो हमें देखने को मिलती हैं, गढ़वाली, कुमायूनी और नेपाली। ये भाषाएं भी हिंदी के विकास में योगदान करती हैं। एक अन्य जो बोली विकसित होती है अपभ्रंश से, वो है बिहारी। और बिहारी के भी 3 भाग हमें दिखाई देते हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी। ये तीनों भाषाएं हिंदी के विकास में आगे चल कर के योगदान देती हैं। इस प्रकार हिंदी में 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां सम्मिलित हैं। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने केवल पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी को ही महत्वपूर्ण माना है, लेकिन यदि इस मत के हिसाब से हम विचार करें तो हिंदी की 8 बोलियां ही प्रमुख रूप से हिंदी को विकसित करने में महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी, खड़ी बोली, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, इनके समूह को हम शामिल करके कह सकते हैं कि ये हिंदी के विकास की महत्वपूर्ण भाषाएं रही हैं, जिनसे आज हमें हिंदी का जो महत्वपूर्ण रूप दिखाई देता है वो हमारे सामने आता है। इनमें से यदि हम देखें विस्तार पूर्वक तो खड़ी बोली का जो क्षेत्र है वो देहरादून, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद, इसके आसपास और दिल्ली के आसपास का क्षेत्र हमें खड़ी बोली का बोलने वाला जो प्रदेश है उसके रूप में दिखाई देता है। ब्रजभाषा एक समय पर बहुत ही प्रतिष्ठित रही और साहित्य की भाषा के रूप में उसने अपनी जगह बनाई है। ब्रजभाषा का जो क्षेत्र है वह आगरा, मथुरा, अलीगढ़, मैनपुरी, हाथरस, बदायूं, बरेली, धौलपुर और राजस्थान का भी कुछ क्षेत्र, भरतपुर का क्षेत्र इसमें शामिल होता है, जहां ब्रजभाषा बोली जाती है। हरियाणवी भाषा का जो क्षेत्र है वह दिल्ली और इसके आसपास का है, जिसमें हरियाणा के कुछ ज़िले आते हैं, करनौल इत्यादि। बुंदेली का जो क्षेत्र है वह बुंदेलखंड की बोली मानी जाती है। झांसी, जालौन, हमीरपुर, ओरछा, सागर, सिवनी, होशंगाबाद इत्यादि क्षेत्र इसमें बुंदेली में आते हैं। इसी प्रकार कन्नौजी जो भाषा है वह इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहाँपुर, हरदोई, पीलीभीत के आसपास बोली जाती है। और अवधी भाषा कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फैजाबाद, गोंडा, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर जिलों में, उत्तर प्रदेश के इन जिलों में बोली जाती है। बघेली का केंद्र प्रमुख रूप से रीवा है। यह शहडोल, सतना, नागौद, मैहर इत्यादि जिलों में बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, रायगढ़, नंदगांव के क्षेत्र में बोली जाती है। मारवाड़ी, जैसा कि राजस्थान क्षेत्र के लोग जानते हैं, जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़, मेवाड़, जैसलमेर, बीकानेर इत्यादि में ज़िलों में बोली जाती है। और मेवाती का जो क्षेत्र है वह अलवर और भरतपुर के जो ज़िले, जो क्षेत्र गुड़गांव के, हरियाणा के गुड़गांव ज़िले से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर मेवाती बोली जाती है। ढूढ़ाड़ी भाषा जयपुर और जयपुर के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। मालवी भाषा इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम इन क्षेत्रों में बोली जाती है। और नेपाली हिमाचल प्रदेश के शिमला, मंडी, चंबा, जौनसार, सिरमौर यहाँ अधिक रूप से प्रचलित है। गढ़वाली है गढ़वाल क्षेत्र में, उत्तरकाशी, बद्रीनाथ, गढ़वाल इत्यादि में उत्तराखंड के इन जिलों में बोली जाती है। कुमायूनी उत्तरांचल के कुमायूं क्षेत्र में, नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत यहाँ बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है। भोजपुरी का जो क्षेत्र है वह जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, चंपारण, सारण यहाँ फैला हुआ है। और मगही पटना, गया और हजारीबाग, मुंगेर, भागलपुर के आसपास की भाषा है। मैथिली बिहारी हिंदी के अंतर्गत आने वाली भाषा है, जो कि दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मुंगेर में बोली जाती है। ये एक मोटे तौर पर देखा जाए तो हिंदी भाषी क्षेत्र है, जिसमें अलग अलग जगहों पर कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं उसका एक संक्षिप्त ब्यौरा मैंने प्रस्तुत किया। अब जो हिंदी का जो विकास है या हिंदी का जो मानक रूप है, जिसे हम आज बोलचाल में, पत्र पत्रिकाओं में, टेलीविज़न पर देखते हैं और सुनते हैं, वह यदि कहा जाए तो कह सकते हैं कि खड़ी बोली
का ही रूप मानक रूप में विकसित हुआ है। हिंदी का जो मानक या परिनिष्ठित जो रूप ग्रहण किया जाता है वह आज खड़ी बोली पर आधारित है, और यह भी कह सकते हैं कि जो खड़ी बोली है वही आज हमारी राजभाषा बन गई है। मानक हिंदी का जो अभिप्राय है इसी खड़ी बोली हिंदी से माना जाता है। हिंदी भाषा के विकास के जो ये आयाम हैं वह आपके सामने मैंने प्रस्तुत किए हैं। अगले जो कक्षा होगी उसमें हम हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।